हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 33 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख है। तो प्रश्न है कि 29 दिसंबर 1975 29 दिसंबर 1975 दिन बोला गया। पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 था, यानी कि यह सोमवार का दिन था। ठीक है। और प्रश्न में बोल रहा है कि आज शुक्रवार है, और आज क्या है? शुक्रवार है। तो ये जो है तारीख हमको निकालना है, आज शुक्रवार का दिन है। ठीक है। तो है आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख क्या है हमको ये बताना है। तो अब बताइए, सोमवार में हम कितना दिन जोड़ेंगे जो शुक्रवार हो जाएगा? सोमवार में हम कितना दिन जोड़ेंगे जो शुक्रवार हो जाएगा? तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि सोमवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे। सोमवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे तो हमको शुक्रवार प्राप्त हो जाएगा। तो जब सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप 29 तारीख में क्या करेंगे? 29 दिसंबर में भी 4 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और 29 दिसंबर में जैसे ही 4 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 30, 31, 1 और ये 2। तो 2 दिसंबर के बाद यहाँ हो जाएगा जनवरी 1975 है, हो जाएगा 1976। यानी कि आज जो है 2 जनवरी 1976 है। आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, लिखा गया है यदि FED गुना 3 FED गुने 3 इक्वल टू दे रहा है 1629। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, F का पोजीशन होता है 6, E का पोजीशन 5 और D का पोजीशन होता है 4। लेकिन इन सभी में से आप क्या कर दीजिए? तो -1 कर दीजिए, सभी में -1 कर दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 5। अब आप इसमें क्या कीजिए? मल्टीपल करिए 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाथ में 1 आ गया, और 3 5 जा हो गया 15 + 1 16। यानी कि 543 में जब मैंने 3 से गुना किया तो हो गया 1629। उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है BCD गुने 4, लिख रहा है 492। तो ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सब में से मैंने -1 कर दिया। ये हो जाएगा यहाँ 1, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। 123 इक्वल गुना हम करेंगे यहाँ पर 4 से, और हो जाएगा हमको कितना? तो 492। सेम वही सिचुएशन। तो BEF का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो B है, E है और F है, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। क्या इसमें किसी भी संख्या से गुना करने के लिए बोल रहा है? जैसे इसमें गुना करने के लिए 3 से बोल रहा था, यहाँ गुना करने 4 से बोल रहा था। क्या इसमें गुना करने बोला? नहीं बोला। तो अब ये आप क्या कीजिए, यहाँ पर B का 2, ये 5 और ये 6, सब में से -1 आप कर दीजिए। हमने 2 -1 कर दिया तो 1, 5 -1 कर दिया 4 और 6 -1 कर दिया तो 5। तो हमें प्राप्त हो गया 145 और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा गया है एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है। मध्याह्न का मतलब दोपहर का 12 बजे। ठीक है, शुरू होती है। 5:10 होने पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है?
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वह प्रश्न नहीं है जो आप लोग बनाते थे 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। उस पर जो यह ट्रिक लगा करके जो आप 5:10 जो लिख देते थे और बना लेते थे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह सवाल वह नहीं है। ये सवाल है कि 12 बजे घड़ी चलना शुरू किया है, 5:10 हुआ है, तो घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ पर यह बोल रहा है। यानी कि सीधा भाषा में कहें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घंटा का सुई जो है कितना डिग्री चला है, कितना डिग्री खिसका है, हमको यह पूछा जा रहा है, ना कि घंटे की सुई और मिनट के सुई में के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ थ्योरी जानना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आपको घंटे का सुई का कुछ थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। घंटा का सुई, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप। सबसे पहला कि घंटा का सुई जो है 12 घंटा में यह जो है आपको 360 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे का सुई जो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 6 घंटा में कितना करेगा, ये 6 घंटा में बनाएगा आपको 180 डिग्री का कोण। सर ये 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण क्यों बनाता है, क्योंकि देखिए घंटा का सुई जो है वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। घंटा का सुई जो है वो 12 घंटे में क्या करते हैं, एक पूरा चक्कर लगाता है। यानी कि इस चक्कर को पूरा करने में घंटा का सुई जो है इस चक्कर को पूरा करने में पूरा का पूरा 12 घंटा का टाइम लगाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से घूमने में घंटा का सुई को 12 घंटा का टाइम लग जाता है। इसीलिए और एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 12 घंटा में 360 डिग्री तो 6 घंटा में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 6 घंटा में 180 डिग्री, तो 3 घंटा में कितना डिग्री, तो 3 घंटा में हो जाएगा 90 डिग्री। और जब 3 घंटा में 90 डिग्री तो सोच लीजिए 1 घंटा में कितना डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे का सुई जो है 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री, तो 60। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो इसका मतलब यह हुआ कि घंटा का सुई जो है 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब हुआ कि घंटा का सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटा का सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब घंटा का सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया तो इसका मतलब है कि ये देख लीजिए 60 तो यहाँ पर 30, 60 तो यहाँ पर 30, मतलब जितना मिनट है उसका आधा क्या है, डिग्री है। जितना मिनट है उसका आधा क्या है, तो डिग्री है। तो जब 60 मिनट में 30 डिग्री तो सोच लीजिए कि 30 मिनट में कितना डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। तो जब 30 मिनट में 15 डिग्री तो 10 मिनट में कितना डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है। मध्याह्न को शुरू होती है मतलब कि दोपहर 12 बजे। 12 बजे दोपहर में वह क्या होता है, घड़ी शुरू होता है, ठीक है, 12 बजे दोपहर में। और क्या बोला आप, एक घड़ी दोपहर में मध्याह्न में शुरू होती है। 5:10 होने पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में, तो 5 घंटा गुना 30 डिग्री बराबर हो गया 150 डिग्री। ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ घंटा का। 1 घंटा में 30 डिग्री तो 5 घंटा में 150 डिग्री। और यहाँ पर कितना, 10 मिनट और है ना, और 10 मिनट में कितना डिग्री देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिनट में कितना डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री। 10 मिनट बराबर 5 डिग्री। तो दोनों को आप कंप्लीटली जोड़ दीजिए, हो जाएगा 155 डिग्री। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 155 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। यही क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट गलती से क्या किए होंगे, तो 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट,
इस ट्रिक, यह ट्रिक हम पिछले टेस्ट में बहुत बार हम बता चुके हैं। इस पर हो सकता है बना लिए होंगे। तो बाबू अगर इस पर आप बनाए हैं तो यह जो नियम है, यह रूल किसका है? तो यह रूल है घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, उसका ये नियम है। घंटे के सुई, अगर यही प्रश्न रहता कि 5:10 होने पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तब हम इस डिग्री का प्रयोग करते, इस रूल का प्रयोग करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी। प्रश्न है समकोण। समकोण का मतलब डायरेक्ट है कौन, क्या चीज़? तो लंबवत होना, लंबवत होना। ठीक है। समकोण का मतलब लंबवत होना, यानी कि राइट एंगल। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल। ठीक। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया कि समकोण 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी, हमसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या सब करते हैं, आपको तो मालूम है ही, हम फिर से बतला दें। यदि इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास रहता है तो हम उसमें देखते हैं 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इसी प्रकार से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है। तो यदि हमारे एग्ज़ाम में इस प्रकार से डिग्री हो जो कि 5 के मल्टीपल में आता है, तो 90 डिग्री 5 के मल्टीपल में है, 90 डिग्री जो है 5 के मल्टीपल में है। यदि इस प्रकार से आता है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक, अंश और हर, पूर्णांक अंश हर, पूर्णांक अंश हर, पूर्णांक अंश हर, यहीं से हम सवाल बनाएंगे। ठीक है। तो हम पूर्णांक को और अंश को आपस में जोड़ेंगे, पूर्णांक को और अंश को आपस में हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इस प्रकार का हमको आने लगे तो हम क्या करेंगे, उसी विकल्प को ऑप्शन के रूप में सही टिक आउट करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से बतला दें, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 95, 90, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अगर इस प्रकार का डिग्री रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम पूर्णांक, अंश और हर, तो पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इस प्रकार का विकल्प प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प हमारे प्रश्न का 100% आंसर होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 16, 4, 20, 23 और 7, 30, 38 और 2, 40, 54 और 6, 60। तो ऐसा तो सभी विकल्प में हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, सभी विकल्प में हो रहा है। जब ऐसा सभी विकल्प में हो रहा है तब तो यहाँ पर सारा का सारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चारों विकल्प आंसर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आप देखिए हमारे प्रश्न में लिखा है 4 और 5 बजे के बीच। जब 4 और 5 बजे के बीच है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि घंटा का सुई जो रहेगा वो रहेगा 4 और 5 के बीच में। घंटा का सुई कहाँ रहेगा, 4 और 5 के बीच में। तो जब 4 और 5 के बीच में रहेगा, और मिनट का सुई कहाँ पर रहेगा, तो मिनट का सुई और घंटा का सुई के बीच में तो हमको 90 डिग्री का कोण न बनाना है, इस प्रकार से ना 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक ये सुई 12 पर है तो इसका मतलब ये सुई 3 पर है। अगर ये सुई यहाँ पर 6 पर है तो ये सुई यहाँ पर 9 पर है, ये सुई यहाँ पर 9 पर है, तभी तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए एक जो है, एक ये अगर 12 पर है तो एक ये 6 पर, एक 3 पर, ये 9 पर, तभी तो ये सारा का सारा ये जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि 12 से 3 आने के लिए 3 घंटा का डिस्टेंस है, 3 से 6 जाने के लिए 3 घंटा का डिस्टेंस है, 6 से 9 जाने के लिए 3 घंटा का डिस्टेंस है, 9 से 12 जाने के लिए 3 घंटा का डिस्टेंस है। ठीक है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि घंटे का सुई और मिनट का सुई, घंटे का सुई और मिनट के सुई दोनों के बीच जो है कितना घंटा का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 3 घंटा का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। और 3 घंटा का डिस्टेंस ही हमारा 90 डिग्री होता है। तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ये 4 है
तो 4 में आप जब 3 घंटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 7। 4 में जब आप 3 घंटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 7। और 7 का मतलब मिनट के सुई में क्या होता है, तो 35। 7 का मतलब मिनट में क्या होता है, 35। इसका मतलब हुआ कि मिनट का सुई जो रहेगा वो 7 और 8 के बीच में, यानी कि 35 मिनट और 40 मिनट के बीच में रहेगा। अब देख लीजिए क्या ये 35 मिनट और 40 मिनट के बीच वाला इस तीनों में से कोई भी आंसर है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि यही जो है 4:38.2/11 यही क्या है, यही जो है आपको 7 और 8 यानी कि 35 मिनट और 40 मिनट के बीच में है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा है यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है, तो ये कैसे हो गया, मून को 4665 कैसे हो गया, तो देखिए एम का पोजीशन होता है बाबू 13, और इस 13 के 1 और 3 दोनों को हम जोड़ दिए, हो गया 4। ओ का पोजीशन होता है 15, हमने 15 के 1 और 5 को जोड़ दिया तो हो जाता है 6। एन है, एन का पोजीशन होता है 14, 14 को 1 और 4 को जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 5। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 4 6 6 और यहाँ पर 5, 4 6 6 5। तो यहाँ पर है PKTU, तो P हो जाता है 16 16 नंबर पर, तो 16 के 1 और 6 को जोड़ देंगे तो 7। K होता है 11 नंबर पर, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2। T होता है 20 नंबर पर, 20 का 2 और 0 को जोड़ देंगे तो 2। U होता है 21 नंबर पर, 21 का 2 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 3, यानी कि 7 2 2 3। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा है 14 मार्च 1993 को कौन सा दिवस था। 14 मार्च 1993 कौन सा दिन था, हमको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको मंथ का कोड जानना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं माह का कोड, माह का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है वो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 14, तो 14 लिख लें। मार्च का कोड दे रहा है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लें। अब यहाँ पर है 1993, देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए, जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में जो है 0 और 3 हो जाता है, ठीक है। अब इधर 1993 के लिए क्या होगा, तो ये तो हमको अभी पता नहीं चल रहा है। तो चलते हैं हम लोग, जो हम आपके लिए वर्ष का जो कोड हम बनाए हुए हैं, वर्ष का जो कोड हम बनाए हुए हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, देखिए वर्ष के कोड में 1990 ये हो जाएगा 0, 2001 0, 2007 ये भी 0, 2018 ये भी 0, 2029 ये भी 0, 2035 ये भी 0, 2046 ये भी आपको 0, ठीक है। इस बेस पर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका बनेगा। चलिए हम आज 1990 के बेस पर, क्योंकि 1993 है, 1990 के बेस पर हम सवाल आपको बना के दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, तो देखिए 1990 है,
तो 1990 के लिए यहाँ पर जब 0 जा रहा है तो 1991 हो जाएगा 1 + 1। 1992 हो जाएगा, आपको लीप वर्ष है इसीलिए +2। और 1993 ये हो जाएगा आपको +1। ठीक है, 1990 के बाद 1991 ये हो गया। 91 का सामान्य वर्ष है तो शेष दिन एक होगा। 1992 एक लीप वर्ष है तो शेष दिन 2 होगा। और 1993 सामान्य वर्ष है तो शेष दिन 1 होगा। तो ये हो गया आपको कितना, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, और 8 और इधर 14, 8 और 14 कितना, तो 8 और 14 हो गया आपको 22। और इन सभी को ऐड करने के बाद हमको 7 से क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो हम 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शेष दिन के रूप में प्राप्त हो जाएगा हमको 1। ठीक है, 22 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे शेष दिन क्या बचेगा, हमको 1 बचेगा। तो 1 का मतलब क्या होता है, तो रविवार हो जाता है 1, सोमवार हो जाता आपको 2, मंगलवार हो जाता आपको 3, बुधवार हो जाता आपको 4, गुरुवार हो जाता आपको 5, शुक्रवार हो जाता आपको 6, और शनिवार हो जाता आपको 0 कहिए या 7 कहिए। ठीक है, हमको क्या मिला, 1 मिला, यानी कि किसका कोड है वो, तो यानी कि 14 मार्च 1993 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो रविवार का दिन हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14 मार्च 1993 को रविवार का दिन है। और यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तो ये हो गया गोपाल। ये जो है गोविंद की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है। ठीक, गोविंद की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या कहा, कहा इसका पिता, यानी कि गोविंद का पिता, इसका पिता मेरे पिता का, गोपाल के पिता का, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, तो गोपाल खुद ना हो जाएगा। गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र तो गोपाल खुद हो जाएगा। तो क्या बोला कि गोविंद का जो पिता है, ये जो है वो गोपाल के पुत्र का, पिता का, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि गोपाल है। मतलब कि गोविंद का पिता कौन है, तो गोपाल है। तो ये हो गया पिता किसका, गोविंद का। अब यहाँ पर है गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है, गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है। तो देखिए जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम तो आंसर नहीं होता है। यहाँ पर प्रश्न में गोपाल के बाद से लिखा हुआ है, तो गोपाल आंसर नहीं होगा, यानी कि पिता आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, गोविंद, यानी कि आंसर हो जाएगा पुत्र। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा पुत्र, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा गया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं IN है, COM है, NET है, आगे क्या होगा पता नहीं चल रहा। यहाँ पर कोई दिमाग भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए बाबू, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, या फिर कहें तो यह बहुत ही टफ क्वेश्चन है। जिसको मालूम है वह तो तुरंत बना लेगा, और जिसको मालूम नहीं है वो यह प्रश्न बना ही नहीं पाएगा। तो देखिए क्या है ये, .in, .com, .net, तो आगे होगा .org। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर ये क्या .in, .com, .net, .org क्या है। तो देखिए आप यदि कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जो होता है www ये .com, .in होता है, .net होता है, .org भी होता है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन ये उसी का है। ठीक है,
तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा .org। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन यदि 9 नंबर हम देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम क्या किए हैं 1 × 2 अब +1 कर दिए, हो गया आपको +1 कर दिए, हो गया आपको 3। 7 × 14 अब +7 कर दीजिए, हो जाएगा आपको 105। वही चीज़ है 9 × 12 कीजिए, +9 कर दीजिए, हो जाएगा आपको 117। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12। यदि यही क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए 1 और प्लस कर दीजिए 7, हो जाएगा आपको 9। 2 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए वहाँ पर आप क्या तो 2 का स्क्वायर +2 अब प्लस ये वाला 14, हो जाएगा आपको यहाँ पर 20। अब यहाँ सिचुएशन है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए आप 3 और प्लस कर दीजिए आप 105, तो हो जाएगा आपको क्या 117। अब यहाँ सिचुएशन है कि हमारे पास जो है 12 भी विकल्प में है और 20 भी है, तो आप किसको आंसर टिक आउट करेंगे। तो हम तो बाबू यहाँ पर जो है बोर्ड को वैल्यूएबल करेंगे और प्रश्न का आंसर 12 कर देंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में 2 विकल्प आ रहा है, दोनों विकल्प हमारे पास मौजूद भी है और 2 तरीका है, दोनों तरीका सही भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को खास प्रॉब्लम हो जाता है कि सर दोनों में से हम किसको टिक आउट करेंगे। तो बाबू तत्काल तो आप इतना सुन लीजिए कि आप एग्ज़ाम में या तो इस पॉइंट से बनाइएगा या आप इस पॉइंट से बनाइएगा, दोनों पॉइंट से आप क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं बनाते हैं। तो यदि इस पॉइंट से आप बनाते हैं तो आपका आंसर 12 सही हो जाता, बोर्ड का आंसर से आपका आंसर मिल जाएगा, सही हो जाएगा। और इस पॉइंट से आप बनाते हैं आपका 20 आएगा, तत्काल तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से आपका आंसर मैच करेगा तब तो सही होगा, नहीं करेगा तब तो आपको इस प्रश्न का नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये क्या है तो DE है और 4 5 है, तो CB है और व्हाट है। तो यहाँ पर D होता है 4 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, तो ये तो हम मिला ले, लेकिन CB तो 3 और 2 तो है नहीं, तो यहाँ तो 23 है, तो ये तो हम आंसर टिक नहीं कर सकते हैं। तो कैसे होगा तो देखिए D और E हुआ यानी कि 4 + 5, ठीक है, D और E यानी कि 4 और 5, हमने उसको ऐड कर दिया, हो गया कितना 9, और इस 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपको 45। उसी प्रकार से 3 है और 2 है, मैंने इसको ऐड कर दिया, हो गया 5, और ये वाला जो 2 है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा गया है यदि 11 जनवरी 1992 को सोमवार हो, 11 जनवरी 1992 को सोमवार हो, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किस तिथि को, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मंगलवार किस तिथि को होगा। तो हम सबसे पहला चीज़ जनवरी 1992 को जब सोमवार है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन हो रहा है, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसके बेस पर जो है क्या करेंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, जो भी दिन कहेगा हम वो दिन निकाल सकते हैं। यानी कि हमें मंगलवार पूछा जा रहा है तो मंगलवार कब होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंथ का कोड देख लें, माह का कोड देख लें। सबसे पहले जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर तो लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ठीक है, अब मुझे जो है इसमें क्या करना है, तो ये निकालना डेट। तो जनवरी 1992 है, ये तो 92 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में हो जाता है जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, तो जनवरी का हो जाएगा 0, अप्रैल का हो जाएगा भी 0। तो मंथ का कोड के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं रहा, 1992 यहाँ भी ये ख़त्म ही है दोनों। तो अब बचा क्या, 1 और 11 में हम क्या करेंगे, जो मुझे 1 प्राप्त होगा तो -10 करेंगे। -10 में अब हम 7 से कर दें डिवाइड, तो रिजल्ट हमको शेषफल के रूप में -3 प्राप्त होगा। -3 हमको शेष दिन प्राप्त हो गया, तो हम सोमवार में क्या करेंगे, -3 दिन कर देंगे, या आपको माइनस नहीं करना है तो आप क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो सोमवार में आप 3 दिन घटा दीजिए तो हो जाएगा कौन सा दिन, तो हो जाएगा आपको शुक्रवार, या फिर आप सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए तो भी हो जाएगा आपको शुक्रवार। तो 1 अप्रैल 1992 को जो है वह शुक्रवार का दिन निकला। तो अब आप जो सोच लीजिए, जब 1 अप्रैल को शुक्रवार, तो 2 तारीख को शनिवार, 3 तारीख को रविवार, 4 तारीख को सोमवार और 5 तारीख को मंगलवार। 5 अप्रैल को मंगलवार होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन था एक प्रश्न में कि मंगलवार किस तिथि को होगा, तो मंगलवार जो है 5 अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल को होगा। आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर, तो ये मैंने यहाँ पर राम के लिए लिख रहा हूँ। प्रारंभ से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से है वो लेफ्ट साइड से हो गया 10वें स्थान पर। रहीम अंत से है 8वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्या बोला, जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, यानी कि राम चला गया रहीम के स्थान पर, रहीम चला गया राम के स्थान पर, आपस में स्थान बदल लिया, तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर, तो राम जो है वो अभी तो 10 नंबर पर है, जब ये इस स्थान पर गया तो प्रारंभ से कितने नंबर पर हो गया, तो 16वें स्थान पर होगा 16, और अंत से कितने नंबर पर होगा, तो 8 नंबर पर, क्योंकि स्थान तो ये बदला, ये रहीम के स्थान पर गया तो रहीम के स्थान पर गया, तो रहीम तो अंत से 8वां है ना, और ये 16 हो गया अंत से शुरू से, तो 16 और 8 24 -1 कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो 23 यानी कि 23। तो प्रश्न में बोला गया, तो बताएं कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के थे, तो उस पंक्ति में कुल मिलाकर के 23 लड़के थे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, 12:30 से 10 मिनट पहले, इसका मतलब हो गया 12:20 पर। ठीक है, 12:20 पर। ठीक है, मिनट पहले प्रवेश किए, 10 मिनट पहले यानी कि 12:20 प्रवेश किए। फिर क्या है, वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट विलम्ब से आए। प्रबंध निदेशक जो है वह टोटल का टोटल 30 मिनट विलम्ब से आए। ठीक है, और उनसे जो है ये 20 मिनट पहले आए।
जो आदमी 30 मिनट विलम्ब से आया उससे अगर 20 मिनट पहले आए हैं, इसका मतलब आप भी विलम्ब से ही आए हैं। और आप कितना विलम्ब से आए हैं, तो आप 10 मिनट विलम्ब से आए, यानी कि आप 10 मिनट देर से आए हैं। तो जब 10 मिनट देर से आए हैं तब आप पहुँचे थे कितना बजे, तब आप पहुँचे थे 12:20 पर। तो बोला गया बताएं साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। जब 10 मिनट लेट से आए तब आप पहुँचे थे 12:20 पर। अगर आप सही समय पर आते तो आप 10 मिनट लेट से नहीं होते, 10 मिनट लेट नहीं होते। और 10 मिनट लेट नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप पहुँचते कब, 12:10 पर। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12:10 और आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए पासे में आकृति स्टार के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर आपके सामने एक पहले इसका हम पासा बना लें। ताकि आपको प्रश्न समझाने में मुझे बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर है बाबू आपका स्टार, यहाँ पर है आपको हच, यहाँ पर है @ यहाँ पर एरो है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये आपको @ है और यहाँ पर आपको डॉलर है। ठीक है, स्टार के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो देखिए किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है तो कॉमन सतह से एक रेखा मुझे क्या करना है, तो क्लॉकवाइज घुमा देना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, तो ये हमने घुमाया, तो यहाँ क्या क्या हो गया, तो यहाँ पर हम इसको पहले लिख रहे हैं @ स्टार और हच, @ डॉलर, अब यहाँ पर जो जिसके सामने है वही उसका क्या है, विपरीत है। तो हमारे प्रश्न में स्टार का विपरीत पूछा था, स्टार के विपरीत हो जाएगा क्या, डॉलर। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है, अगर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए डायरेक्शन हम बना लें, दिशा आपको सूचित कर दें। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे प्रश्न में ये जो हमने दिशा दिखलाया, तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा था। देखिए इस प्रश्न में कहा गया कि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए। पूर्व दिशा जो है इसको क्या बना देना, इसको दक्षिण पश्चिम बना देना। यहाँ से यहाँ चला गया, साउथ वेस्ट आ गया ये। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाए। दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है ये नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, उत्तर हो जाए। पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगी, तो पश्चिम दिशा का स्थिति क्या होगा हमको ये बताना। तो आप सिंपल सी बात है, देखिए नॉर्थ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, तो नॉर्थ के बाद अब आप जाइए ना, यहाँ क्या जा रहा है, तो नॉर्थ के बाद देख लीजिए क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। तो नॉर्थ के बाद आप जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होगा, तो प्रश्न में बोला तो पश्चिम दिशा की स्थिति, पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी। तो पश्चिम दिशा की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यही क्वेश्चन आप इस तरीके से समझ चुके हैं। हम आपको नॉर्थ NESW पर भी बना के दिखला देते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद आए, जिससे आपको अच्छा हो, दोनों ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। बोला गया सवाल में कि अगर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूर्व दिशा को क्या बोला, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट लिखने बोला है। ठीक है, पूर्व दिशा हो गया साउथ वेस्ट। इसके बाद पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए। दक्षिण पश्चिम दिशा ये जो है
ये क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए नॉर्थ, तो नॉर्थ के बाद जब आप इस प्रकार से चलते हैं तो यहाँ क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या आया, ये नॉर्थ ईस्ट आया ना। तो यहाँ पर जब आप 45 डिग्री जब आप ये गए तो नॉर्थ ईस्ट आया। तो यहाँ से जब आप 45 डिग्री इधर जाइएगा तो क्या आएगा, नॉर्थ के बाद, इसमें भी नॉर्थ के बाद 45 डिग्री क्या आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट ही ना आएगा। जब यहाँ पर इसमें जब नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ के बाद तो नॉर्थ ईस्ट ना होगा 45 डिग्री पर। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लिख रहा है 16 में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज यानी कि त्रिकोण और वर्ग हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपके सामने फिगर बना लें, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल का टोटल कितना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ, तो देखिए इसमें जो लाइन खींचा गया है वो यहाँ से यहाँ एक लाइन है, ये इधर एक लाइन है, यहाँ से ऐसे एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या करिए, इसमें आप डायरेक्ट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 कर दीजिए, हो गया 16। यानी कि इसमें अभी तक में कुल मिलाकर के 16 त्रिभुज है, यहाँ तक में 16 त्रिभुज हुआ। ठीक है, हम लिख दें यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ तक में कुल मिला कितना हो त्रिभुज हुआ, तो 16 त्रिभुज हुआ। अब हम इसमें स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ एक स्क्वायर हुआ, ये दूसरा स्क्वायर ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तीसरा स्क्वायर हो रहा है, ये चौथा स्क्वायर हो रहा है और ये बड़ा वाला पाँचवा स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये साधारण था इसीलिए हम इसी प्रकार से गिनती कर दिए। तो यानी कि हम अगर बात करें वर्ग का, तो वर्ग अभी तक में इसमें आया है कितना, तो 5। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये फिगर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसे हमने ये खींचा तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसे करके ये वाला देख लीजिए, 2 त्रिभुज हुआ। तो 2 जब इधर हुआ तो इसका मतलब है कि 2 इधर भी होगा, तो 2 और 2 कितना, 4 प्लस। अब आगे देखिए, अब यहाँ के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ जुड़ गया लाइन। तो एक त्रिभुज तो आप देख लीजिए ये बड़ा वाला भी हो गया, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला भी हो गया। ठीक है, एक। इसके बाद इसको हम जैसे ही यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, इसको जैसे ही यहाँ से यहाँ जोड़े, अब देखिए एक तो वो हम पहले लिख दें जो हम छूट जाएगा नहीं तो फिर, हाँ, तो ये 1 ये 2 और ये वाला यहाँ से यहाँ 3। इसके बाद ये जब हम इसको यहाँ से यहाँ जोड़े थे तो ये वाला देखिए ये यहाँ से यहाँ एक बना रहा 4 और इधर एक बना रहा यहाँ से यहाँ 5। ये कम्प्लीटली यहाँ से ऐसे करके 6 और ये वाला यहाँ से यहाँ हो गया आपको 7 और ये बड़ा वाला हम ऑलरेडी यहाँ पर गिनती कर चुके हैं। तो ये हो गया आपको 7 इधर, तो 16 प्लस 4 20, 20 और 8 हो गया कितना, 28। तो इधर हो गया आपको 28 त्रिभुज। वर्ग का बात कर लें हम तो 5 वर्ग तो हो ही चुका था। इसके बाद इसमें देख लीजिए एक और स्क्वायर है, वो स्क्वायर आपको हम दिखला रहे हैं। वो स्क्वायर है बाबू यहाँ पर, हमारा चित्र उसने ढंग से नहीं बना है। आप प्रश्न आकृति जो ऊपर दिया गया है उसमें आप ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर यहाँ पर और हो गया। तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी कि वर्गों की संख्या इसमें 6 है और त्रिभुजों की संख्या इसमें 28 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 त्रिभुज 6 वर्ग। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है एक बार सुमित और अनिल कहीं जा रहे थे। सुमित है और अनिल है, ठीक है, ये हो जाएगा सुमित और ये हो गया आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं अनिल। सुमित और अनिल कहीं जा रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद है रास्ते में एक व्यक्ति सुमित को मिला
अनिल ने उस व्यक्ति का परिचय जानना चाहा। अनिल ने उस व्यक्ति का परिचय जानना चाहा तो सुमित ने कहा, सुमित ने क्या कहा, ये मेरे दादाजी, ये जो हैं मेरे दादाजी। तो दादाजी किसको कहते हैं, तो पिता के पिता, पिता के पिता को दादाजी कहते हैं, ये मेरे दादाजी के पोते। तो दादा का पोता कौन, तो सुमित खुद हो गया पोता, ये हो गए दादा। ये मेरे दादाजी के पिता, सॉरी दादाजी के पोते के पिता, तो पोता का पिता, तो सुमित का पिता हो गया पिता। के पिता यानी कि सुमित का दादा। फिर से हम वहीं लौट के आ गए दादा के पास। दादा के दामाद हैं, के कौन है, दामाद हैं, दामाद हैं, दामाद हैं। तो बताइए दादाजी के दामाद, इसका मतलब हुआ पिता के बहन के पति, और पिता की बहन यानी कि फुआ, और फुआ का पति यानी कि कौन, फूफा। फूफा तो है वह व्यक्ति सुमित का कौन था, तो वह व्यक्ति जो है सुमित का देख लीजिए कौन था, फूफा था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी कि फूफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साइलोगिज्म का ये क्वेश्चन है। लिखा गया है सभी हेलीकॉप्टर बस है, सभी हेलीकॉप्टर बस है, सभी बस कार है, सभी जो ये बस है ये क्या है, कार है। तो अब है पहला निष्कर्ष, सभी बस हेलीकॉप्टर है। सभी बस हेलीकॉप्टर है क्या, देख लीजिए तो सभी बस जो है वो हेलीकॉप्टर है क्या, तो नहीं है, तो गलत हो गया पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है सभी हेलीकॉप्टर कार है। तो देख लीजिए सारा का सारा हेलीकॉप्टर जो वो क्या है, कार के अंतर्गत है, तो इसीलिए दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को हम लोग जो 150 वाले रूल से देखेंगे अब। तो 150 वाला रूल में देखिए सभी का केस है, तो सभी के केस में हेलीकॉप्टर हो जाएगा 100, बस हो जाएगा 50। सभी के केस में यहाँ पर बस हो जाएगा 50 और कार भी हो, सॉरी बस हो जाएगा 100 और कार हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, सभी का केस है, बस हो जाएगा आपको 100 और हेलीकॉप्टर हो जाएगा आपको 50। सभी का केस है, हेलीकॉप्टर हो जाएगा आपको 100 और कार हो जाएगा आपको 50। अब हमको यहाँ देखना है सभी बस हेलीकॉप्टर है, सभी बस हेलीकॉप्टर है। तो देखिए इसमें क्या है, तो बस हम देख रहे हैं, बस यहाँ पर है, हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर है, बस यहाँ पर भी है और हेलीकॉप्टर यहाँ पर है। यानी कि यह जो निष्कर्ष है हमारा, ये निष्कर्ष हमारा सिंगल स्टेटमेंट से बन जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर और बस, हेलीकॉप्टर और बस दोनों हमको यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट से बन जाएगा। तो ये देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही है यहाँ तक। बस यहाँ पर 50 है, लेकिन ये बस यहाँ पर क्या 100। तो 100 रुपया वाला 50 रुपया वाला सामान यदि आपको 100 रुपया में मिलेगा तो कभी भी आप खरीदिएगा क्या, नहीं। इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया आपको गलत। दूसरा है सभी हेलीकॉप्टर कार है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर, कार यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला बस और बस, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, तो ये वाला बस हमको 100 मिल गया, यानी कि यहाँ पर ये काम पास हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव। हेलीकॉप्टर 100, यहाँ हेलीकॉप्टर 100, कार 50, यहाँ कार 50, यानी कि ये निष्कर्ष हो गया हमारा सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा गया है कोई शिक्षक मेज नहीं है, शिक्षक मेज नहीं है। इसके बाद है कोई मेज विद्यार्थी नहीं है, मेज विद्यार्थी नहीं है। सब अलग अलग, तीनों अलग अलग सर्कल बना हुआ है। तो पहला निष्कर्ष है कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, यहाँ से तो सही हो रहा है। लेकिन अगर हम यही डायग्राम इसमें अटैच करके हम यहाँ बना दें विद्यार्थी को,
विद्यार्थी ऐसे बना दें तो ये हो जाएगा गलत। तो एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो निष्कर्ष गलत होता है। अब सिचुएशन है कि सर ये विद्यार्थी आपने यहाँ अटैच कैसे कर दिया, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। कोई शिक्षक मेज नहीं है, शिक्षक मेज नहीं है, ठीक है। कोई मेज विद्यार्थी नहीं, मेज विद्यार्थी नहीं है, मेज विद्यार्थी नहीं है। शिक्षक विद्यार्थी थोड़े बोला कि नहीं होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी को हम अटैच कर भी सकते हैं और अटैच नहीं भी कर सकते हैं। अटैच, शिक्षक और विद्यार्थी को अटैच कर भी सकते हैं और अटैच नहीं भी कर सकते हैं। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है कोई मेज शिक्षक नहीं है, मेज शिक्षक नहीं है। देख लीजिए मेज शिक्षक नहीं है, इसलिए यह पूर्णतः क्या हो रहा है, सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी। अब यही क्वेश्चन जो है हम आपको 150 वाले रूल के हिसाब से बना के दिखला देते हैं। शिक्षक है यहाँ पर, कोई नहीं के केस में 100, मेज भी 100, कोई नहीं का केस है मेज 100 और विद्यार्थी भी 100। कोई नहीं का केस है विद्यार्थी 100, शिक्षक भी 100। कोई नहीं का केस है मेज भी 100 और शिक्षक भी 100, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, तो कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी यहाँ शिक्षक यहाँ, दोनों ही कथन से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सर कॉमन टर्म तो मिल गया, लेकिन हम कॉमन टर्म इसमें देखेंगे ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, पहला भी स्टेटमेंट निगेटिव और दूसरा भी स्टेटमेंट निगेटिव। यदि कोई भी निष्कर्ष जो दो कथनों से मिलकर के बनता है, जो दो कथनों से मिलकर के बनता है और दोनों ही कथन यदि निगेटिव होता है, दोनों ही कथन यदि निगेटिव होता है, तो दोनों निगेटिव कथनों से मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है। यहाँ पर तो कोई कंक्लूजन बनना ही नहीं चाहिए था और ऊपर से कंक्लूजन बना दिया है। तो जो कंक्लूजन बनना ही नहीं चाहिए था उसे हम यदि कंक्लूजन बना देंगे तो वह कंक्लूजन पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कोई मेज शिक्षक नहीं है, मेज यहाँ पर, शिक्षक यहाँ पर, निगेटिव, ये भी निगेटिव, मेज 100, मेज 100, शिक्षक 100, शिक्षक 100। तो दूसरा नंबर निष्कर्ष हो गया सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ कथन पेंसिल कुर्सियाँ हैं, कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं, कुछ पेंसिल जो है कुर्सियाँ हैं, कुर्सी है। उसके बाद कुछ कुर्सियाँ कप है और कुछ कुर्सी क्या है, तो कप है। तो पहला निष्कर्ष है इसमें, कुछ पेंसिलें कप है, पेंसिल कप हो रहा है क्या, देखिए तो नहीं हो रहा है, गलत। कुछ कुर्सियाँ पेंसिल है, कुर्सी पेंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, तो सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देखेंगे। कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, तो पेंसिल 50, कुर्सी भी 50, कुछ का केस यहाँ भी 50 और ये भी 50, कुछ का केस यहाँ भी 50 और ये भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ पेंसिल भी 50, ठीक है। पेंसिल है और कप है, पेंसिल है यहाँ पर पहला कथन में, कप है दूसरा कथन में। दोनों कथन से मिलकर के निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का ज़रूरत है। कुर्सी और कुर्सी कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए, ये भी 50, ये भी 50। रिलेशन बना ही नहीं, और रिलेशन बना ही नहीं तो ये निष्कर्ष पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कुछ कुर्सियाँ पेंसिल है, कुर्सी यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पेंसिल 50, पेंसिल 50, कुर्सी 50, कुर्सी 50। तो दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कागज की एक शीट को दी हुई आकृतियों के अनुसार मोड़ा गया है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, एक कागज़ का शीट है, ये हाफ मोड़े यहाँ गया, फिर हाफ मोड़े इधर गया, फिर यहाँ पर क्या किया, मोड़ा
आकृति अनुसार मोड़ा एवं काटा अथवा पंच किया गया, और फिर काटा गया और पंच किया गया, ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर इसको प्रत्येक मोड़ पर खोला गया, फिर इसको खोल दिए तो प्रश्नाकृति के नीचे चार उत्तर आकृतियाँ दी हुई है, खोलने पर सही स्थिति क्या होगी। तो चलिए हम इसको देखें। सबसे पहला चीज़ आप दिमाग में इतना ही बांध लीजिए, दिमाग में इतना रख लीजिए कि हमने इससे पहले भी बताया था कि पेपर को कितने बार मोड़ा जा रहा है, पेपर को कितने बार मोड़ा जा रहा है, आपको यह चीज़ दिमाग में रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक परत पेपर था, इसको मोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया 2 परत, 2 परत को फिर से इधर मोड़ दिए, यहाँ हो गया 4 परत, और 4 परत पर एक त्रिभुज बना है। एक परत पर एक त्रिभुज, तो सोचिए 4 परत पर कितना त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज। एक परत पर एक त्रिभुज तो 4 परत पर 4 त्रिभुज। तो 1 नंबर ऑप्शन में 2 त्रिभुज है, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि मुझे तो 4 त्रिभुज चाहिए। ये दूसरा भी सही, ये तीसरा भी सही, लेकिन ये चौथा क्या गलत, क्योंकि इसमें भी 2 ही त्रिभुज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है इसका, ये जो डिजाइन बनाया हुआ इसका। ठीक है, तो ये जब एक परत है, एक परत पर एक बन रहा है, तो 4 परत पर 4 बनना चाहिए। तो 4 परत पर 4 बनना चाहिए, तो इसमें देखिए इसका जो सिचुएशन है ये है बीच में। तो ये जब बीच में है तो जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये इस प्रकार से, यानी कि ऐसा 2 ठो, और ये 2 ठो के चक्कर में यह जो है कंप्लीट मिल करके 1 ठो बन जाता है। यानी कि अब ऐसा जब 4 हम ढूंढना शुरू करेंगे तो 4 ऐसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हाफ टुकड़ा करके है, हाफ टुकड़ा करके ना है वो, तो इसीलिए ऐसा 4 ना मिल करके ऐसा कितना मिलेगा, तो 2। अब ऐसा वाला 2 आप ढूंढ लीजिए 2 किस में है, तो ऑप्शन बी भी गलत, आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो हमारे प्रश्न का 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न में दी गई 4 चित्रों में से कोई 4 अपना एक समूह बनाते हैं, जबकि एक उन चारों से भिन्न है, उस भिन्न चित्र को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 चित्र है, इसमें से जो है 3 ठो क्या करेगा, अपना एक समूह बनाएगा, और एक जो है उसमें से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो हमको इसमें देखना है सबसे पहला चीज़ कि यह ऐसा कौन सा हो रहा है। तो देखिए आप इसमें अगर हम इसको पैर कहें, इसको हाथ कहें, तो दोनों का डिजाइनिंग देखिए एक जैसा है, पैर हाथ का डिजाइनिंग एक जैसा, पैर हाथ का डिजाइनिंग एक जैसा, लेकिन इसमें देखिए पैर का डिजाइनिंग और हाथ का डिजाइनिंग दोनों में क्या है, अंतर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृतियों में से किसी एक में प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, उस उत्तर आकृति को ज्ञात करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। अब वह आकृति हमको निकालना है जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, छिपा हुआ है। तो देखिए आप, प्रश्न आकृति जो है वह छिपा हुआ है, वह है किस में, तो वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी में। ये देखिए ये वाला भाग जो है यहाँ पर प्रश्न आकृति आपका छिपा हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 4 विकल्पों में से उस चित्र को चुनें जिसे यदि चित्र के खाली स्थान पर रखा जाए तो वह आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों आकृति जो है वो एक समान है, ये दोनों आकृति क्या एक समान है, तो ये दोनों आकृति भी क्या होगा, एक समान होगा। तो एक समान आकृति बन गया। और अब ऐसा विकल्प देख लीजिए कौन सा है, ऐसा विकल्प है ऑप्शन डी। तो हमारे प्रश्न का 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा गया है
जिस इलाके में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं वहाँ हुए गैर कानूनी निर्माण से बारंबार भूस्खलन हो रहे हैं और बाढ़ आ रही है। यहाँ जो क्वेश्चन में दर्शाया गया है वो ये दर्शाया गया है कि जिस इलाके में, मतलब कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर हर वर्ष हजारों पर्यटक यानी कि घूमने वाले जो होते हैं सैलानी, वो हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं, ठीक है, और वहाँ गैर कानूनी निर्माण हो रहा है और गैर कानूनी निर्माण के कारण जो हो रहा है भूस्खलन हो रहा है, ठीक है, और बाढ़ भी आ रहा है। तो यहाँ पर यह बात कहा गया कथन में। तो अब इसके लिए सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए, यहाँ पर यह चीज़ दे रहा है। तो कार्रवाई नंबर 1 है, सरकार को इलाके में सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए। सबसे पहली बात कि इलाके में सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा देना और गैर कानूनी निर्माण पर रोक लगा देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सभी प्रकार के निर्माण पर यदि आप रोक लगा दीजिएगा तो यदि कोई अपना निजी संपत्ति पर, निजी ज़मीन पर यदि कोई कार्य कर रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण पर अगर आप रोक लगा दीजिएगा तो यहाँ पर कार्यवाही के रूप में कहना चाहिए कि सरकार को इलाके में सभी प्रकार के गैर कानूनी निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए, ना कि यहाँ पर सभी प्रकार के निर्माण पर। तब तो ऐसे में अगर कहीं पर स्कूल बन रहा है तब तो आप स्कूल बनना भी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए यह कार्रवाई जो है पूर्णतः गलत कार्रवाई है। दूसरा है, जब तक गैर कानूनी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद नहीं हो जाता तब तक इस इलाके में पर्यटन में पूर्ण रोक लगानी चाहिए। तो सबसे पहला सिचुएशन, गैर कानूनी निर्माण पर पूरी तरह रोक नहीं लग जाता, ये तो कोई उचित बात नहीं है कि जब तक सारे के सारे गैर कानूनी कार्य निर्माण बंद नहीं हो जाएंगे तब तक जो है ये इलाका का पर्यटन बंद रहेगा। आप वहाँ पर उस प्रकार के जो कार्यवाही होनी चाहिए आप वो कार्रवाई कीजिए ना। भूस्खलन हो रहा है तो आप भूस्खलन के बारे में सोचिए, बाढ़ आ रहा है तो आप बाढ़ के बारे में सोचिए कि क्या उपाय लगाया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि सारे गैर कानूनी निर्माण कार्य बंद करने जब तक नहीं हो जाएगा तो हो सकता है गैर कानूनी निर्माण बंद करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। ऐसा भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ बोल रहा हूँ, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि सारे गैर कानूनी कार्य बंद करने में बहुत टाइम लग जाए। तो इस तरह से तो इलाके में जो है पर्यटन का आना तब तक यदि बंद रहेगा तब तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे पर्यटन का क्षेत्र जो है वह तो डेवलप नहीं करेगा, वो तो और निचले हिस्से की तरफ जाना शुरू कर देगा। वहाँ पर जब पर्यटन घूमने ही नहीं आएगा तो वहाँ से ना तो सरकार को इनकम होगा और ना ही उसके आस पड़ोस के लोगों को इनकम होगा। तो यह जो क्या है, यह पूर्णतः गलत है कि गैर कानूनी निर्माण पूर्णतः बंद करना और उस पर रोकथाम लगाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ इसी को कहना चाहिए कि गैर कानूनी निर्माण पर रोकथाम लगा करके जल्द ही पर्यटन का कार्य शुरू किया जाएगा या पर्यटन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पर्यटन को रोकने का बात किया जा रहा है, इसीलिए कार्रवाई 1 भी गलत है, कार्रवाई 2 भी गलत है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है। आयातित फल यानी कि दूसरे देशों से आया हुआ फल जो है, आयात जो किया गया है, आया जो है, ठीक है, वो फल जो है नियमित कीमत से लगभग 3 गुना है। यानी कि मान लीजिए कि कोई फल आपको 100 रुपये केजी मिल रहा है, कोई चीज़ आपको 100 रुपये केजी मिल रहा है तो वह अब 3 गुना यानी कि 300 रुपये केजी मिल रहा है, वह आयातित फल के कारण, ठीक है। और इन फलों की बाज़ार में बाढ़ आई हुई है और इन सभी फलों का जो है आयातित फल यानी कि विदेशी फलों का जो है बाज़ार में क्या है, बाढ़ लगा हुआ है, यानी कि हर जगह वही फल दिख रहा है। इससे फल मध्य वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर हो गया है। और जब 100 रुपये का फल यदि 300 रुपये में मिल रहा हो तो सिंपल सी बात है कि वो मध्य वर्गीय परिवार का है क्या है, उसके पहुंच से दूर होगा ही होगा। तो कार्यवाही नंबर 1 इसमें दिया जा रहा है, सरकार को फलों की कीमतों को नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके। तो ये बात तो क्या है, पूर्णतः सही है कि सरकार को कुछ ना कुछ कीमत पर नियंत्रण लगाना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ होगा, नहीं होगा, किस प्रकार से होगा। इसीलिए पहला कार्रवाई जो है वह पूर्णतः सही है। दूसरा कार्रवाई है, भारतीय किसानों को फल की आयातित किस्मों
को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फल आम जनता में ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार का फल विदेशों से आता है, उसी प्रकार का फल जो है, उसी किस्म का फल जो है वो क्या करना चाहिए, किसानों को उपजाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने का मतलब है किसानों को आप बीज उपलब्ध करवा दीजिए सरकार की तरफ से, उसको सब्सिडी दिया जाए उस पर, तो यह सब कार्य किया जाएगा तो हो सकता किसान जो है उससे प्रोत्साहित होंगे, तो वह उसी प्रकार का फल उपजाने का कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो है कीमत नियंत्रण में आ जाएगा। तो कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 दोनों ही कार्यवाही इसका सही है, इसीलिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पिछले 3 वर्ष से केवल नाइजीरिया में पेट्रोल और डीजल का मूल्य अपरिवर्तित रखा गया है। पिछले 3 वर्ष से जो है केवल नाइजीरिया में, यानी कि दुनिया का और किसी देश में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाइजीरिया में क्या है, पेट्रोल और डीजल का मूल्य अपरिवर्तित रखा गया। मान लीजिए कि पेट्रोल का मूल्य जो है 70 रुपये है लीटर, डीजल का मूल्य भी उसी के आसपास, ठीक है, 60 रुपये लीटर। तो 3 वर्ष से जो है नाइजीरिया में 60 और 70, मतलब पेट्रोल 70 और डीजल 60, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं 60 और 70, समझ में आ गया ना। तो नाइजीरिया में 60 और 70 रुपये लीटर जो है यह 3 वर्ष से है, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो पूर्व धारणा नंबर 1, इन 3 वर्षों के दौरान विश्व में अन्य सभी स्थानों पर पेट्रोल और डीजल का मूल्य बदल गया है। यह पूर्णतः सही है। इसलिए सही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि केवल नाइजीरिया में पेट्रोल और डीजल का मूल्य अपरिवर्तित है। केवल नाइजीरिया में पेट्रोल और डीजल का कीमत अपरिवर्तित है, यानी कि देश के और भी देशों में क्या है, वह बदल चुका है। वह जो पेट्रोल और डीजल का रेट और अन्य देशों में परिवर्तित होते रहता है, इसीलिए पूर्व धारणा 1 हो गया सही। दूसरा है, इन 3 वर्षों से पहले पेट्रोल और डीजल वर्तमान मूल्य से अलग मूल्य पर उपलब्ध था। जी हाँ, तभी तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 वर्ष से अपरिवर्तित है, यानी कि 3 वर्ष पहले जो है कुछ और था, तभी तो 3 वर्ष से जो है परिवर्तित नहीं हुआ है, तभी तो कह रहे हैं कि 3 वर्ष से अपरिवर्तित है, यानी कि 3 वर्ष से 3 साल हो गया है, यह बदला नहीं है, यानी कि 3 साल पहले जो है वह बदला हुआ था। इसीलिए पूर्व धारणा 1 भी सही है, पूर्व धारणा 2 भी सही है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सरकार ने महानगरों में 1 से अधिक सवारियों वाले यात्री वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया है। यहाँ कहा गया कि एक सवारी वाला जो गाड़ी होगा उसके लिए एक अलग से एक लेन बना देंगे, यानी कि आप जो है एक सवारी वाला गाड़ी आप उधर से चलिए। तो पूर्व धारणा नंबर 1, हो सकता है इस कदम से महानगरों की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले। एकदम यह उचित बात है, एकदम यह सही बात है। इससे क्या होगा, अगर एक आदमी वाला जो गाड़ी है, सवारी है, वाहन है, वो अगर अलग ही रास्ते से जाएगा, अलग ही लेन से जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, भीड़ कम होगा रोड पर। इसीलिए पहला पूर्व धारणा हो गया इसका सही। दूसरा है, हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पल कार व्यवस्था का सहारा ले। सबसे पहला सिचुएशन यहाँ पर है पल कार। ये क्या है, तो देखिए पल कार होता उड़ने वाला जो कार होता है उसको कहा जाता है बाबू पल कार, ठीक है। तो हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पल कार व्यवस्था का सहारा ले। तो हमारे प्रश्न में हम बतला दें पल कार व्यवस्था है कि नहीं है, इस प्रकार का कोई चर्चा हमारे प्रश्न में नहीं किया गया है। हमारे प्रश्न में कहा गया है कि एक अलग प्रकार का लेन हम बना देंगे जिसमें कि एक सवारी वाला वाहन जो है चलेगा। यहाँ पर यह पूर्णतः गलत है, जो कि हमारे प्रश्न में पल कार का कहीं चर्चा नहीं है, इसीलिए दूसरा नंबर निष्कर्ष पूर्णतः गलत है। तो पूर्व धारणा 1 सही, पूर्व धारणा 2 गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या देश में केंद्रीय सरकार और सभी निजी इकाइयों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो है कर्मचारी और निजी इकाई का निजी जो कर्मचारी है
निजी क्षेत्र का जो कर्मचारी है, दोनों का वेतन का ढांचा यानी कि एक समान कर दिया जाना चाहिए। तो नंबर 1 में कहा नहीं। क्यों भाई? केंद्रीय सरकार और निजी इकाई के कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारियां भिन्न होती है। कार्यभार और जिम्मेदारी जो होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी का जिम्मेदारी अलग होता है, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी का जिम्मेदारी अलग होता है, यहाँ पर यह कह रहा है। और होता है, अतः वेतन ढांचा भिन्न होना चाहिए और इसीलिए जो है वेतन ढांचा क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो यह पूर्णतः क्या है? सही है। यहाँ जो तर्क 29 का तर्क 1 जो है वह पूर्णतः सही है। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा है, हाँ, सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को केंद्र सरकार अथवा किसी निजी इकाई में उनके कार्य के सापेक्ष में बराबर रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए, निजी क्षेत्र में क्या होगा, यह उस कंपनी का या आप जहाँ पर जिसके अंडर काम कर रहे हैं ये वो उनका निर्णय होता है। ठीक है, सरकार उससे टैक्स वसूलती है, लेकिन टैक्स वसूलने के अलावा सारे निर्णय जो होते हैं वो निजी क्षेत्र कंपनियों के अपने मालिक के निर्णय होते हैं। ठीक है, जबकि केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, तो यहाँ पर निर्णय सरकार का होता है। तो इसीलिए उसके लिए कितना वेतन निजी इकाई में दिया जाएगा, कितना वेतन नहीं दिया जाएगा, इसको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कार्यवाही 1 जो है वह, तर्क 1 जो है वह पूर्णतः सही है और तर्क 2 जो है वह पूर्णतः गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या 25 वर्ष की आयु तक युवाओं द्वारा तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यानी कि 25 वर्ष की आयु तक जो है युवा जो है वह तंबाकू का सेवन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा गया। तर्क नंबर 1 है, हाँ, यह एक अच्छा कदम होगा। एकदम सही जा रहा है अभी तक, क्योंकि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही युवा पूर्ण परिपक्व हो पाते हैं। देखिए, शुरुआत में तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन लास्ट जाते जाते ये गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? पूर्ण परिपक्व हो पाते हैं। 25 वर्ष की आयु में पूर्ण परिपक्व होते हैं, तो 18 साल की आयु में जो हमारे देश में वोट देने का अधिकार जो है, आपको यह कहा दिया जाता कि अब आप बालिग हो गए हैं, अब आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो ये कौन सा है? वो पूर्ण परिपक्व उस समय में नहीं हुआ था, 25 साल में पूर्ण परिपक्व हो जाएगा। एक ही देश में अलग अलग प्रकार का नियम, यह पूर्णतः क्या है? गलत है। तो तर्क 1 हुआ पूर्णतः गलत। दूसरा है, नहीं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। हाँ, यह पूर्णतः सही है कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के होंगे वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझ सकते हैं। इसीलिए आप यह बात जो कह रहे हैं कि 25 वर्ष की आयु तक तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए, तो यह पूर्णतः क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पर जो है तर्क 2 दूसरा दिया गया कि नहीं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु की उम्र के सभी वयस्क अपने जिम्मेदारी समझ सकते हैं। यह पूर्णतः सही तर्क दिया गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का पहला तर्क है गलत, दूसरा तर्क है सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।